आज हमें क्या करना है, आज हमें दर्पण सूत्र निकालना। अभी दर्पण सूत्र क्या होता है, तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जो चीज अपन यहाँ पे यूज करते हैं। उसमें से पहली चीज है यू। यू क्या होता है बच्चों, यू को अपन बोलते हैं हमारे बिंब या वस्तु की पोल से यानी ध्रुव से दूरी। तो यू क्या हो गया हमारे पास, वस्तु की दूरी है ना। कहां से लेंगे दूरी, हमेशा पी से, तो वस्तु की दूरी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है वो हमारे पास वी। वी क्या होता है, जहां हमारी इमेज बनी है यानी जहां हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी हमारे पोल से डिस्टेंस, तो हमारे पास हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो गया हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। इसके अलावा अपन यूज करेंगे बेटा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है हमारे पास, फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस की पी से दूरी। उसके अलावा अपन यूज करेंगे बच्चों एच। एच होता है वस्तु की ऊंचाई, भाई कितनी बड़ी है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। जैसे मैं 5 फुट 10 इंच का हूं तो मेरी जो हाइट है, मैं ऑब्जेक्ट बन गया ना, वस्तु बन गया, तो मेरी जो भी हाइट है उसको मैं किससे बताऊंगा, एच से। तो ये हमारे पास हो गया वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की ऊंचाई। और एक अपन यूज करेंगे बच्चों एच डैश, जो है हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि मेरी जो इमेज बनी है वो कैसी है, छोटी बड़ी जो भी है उसका आकार, वो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको अपन लिखेंगे एच डैश से। तो ये 5 पैरामीटर है बच्चों हमारे पास। इसमें से दर्पण सूत्र 3 पैरामीटर में रिलेशन देता है। एच डैश और एच में अपने आप बाद में आ जाता है, मेन हमें इन 3 में रिलेशन निकालना है। यू में, वी में और एफ में संबंध क्या होता है वो अपने को देखना है। तो बच्चों क्योंकि हम दर्पण सूत्र निकालना चाहते हैं तो हमें यू भी चाहिए, वी भी चाहिए, एफ भी चाहिए। और वो कब बनेगा, जब हम कोई प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो हम हमारी इच्छा से वस्तु को कहीं पे भी रख देते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उसको सी से परे रखना चाहते हो, आप सी और एफ के बीच में रखना चाहते हो, आप एफ पे रखना चाहते हो, जहां आपकी इच्छा करे वहां वस्तु को रख दो। सबसे आसान होता है सी से परे रखना, तो मैं सी से परे रख देता हूं। वस्तु का नाम है ए बी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इधर जो हमारे पास एरो का साइन आ रहा है उसका मतलब क्या है कि उसका क्या है, सर है ना, हेड। पता कैसे पड़ेगा, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मान लो उसकी इमेज उल्टी बनी तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि उसका हेड नीचे चला गया, कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए ना। सिंपलिसिटी के लिए अपन एक एरो बना दिया, ये इसका सर है और ये इसके पैर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरणें इसमें से निकलेगी और निकलने के बाद उनका क्या होगा, परावर्तन होगा, सिंपल सा लॉजिक। तो जब हम सबसे पहले प्रकाश किरण को जो डालने वाले बच्चों, वो डालने वाले हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है बच्चों, वो मुख्य फोकस से गुजरती है, तो उसको हम गुजार देते हैं मुख्य फोकस, ये गुजार दिया भाई। अब जो एक लाइन और ले लेते हैं। अब एक लाइन को अपन पी से पास करा देते हैं, पी मतलब पोल से। अब हमने पढ़ा है कि पोल के ऊपर हम जिस कोण के ऊपर प्रकाश को डालते हैं उसी कोण पर वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, या ये जो कैपिटल आर है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, अभिलंब की तरह। तो हमने सी के ऊपर लाइट को डाला, लो तो हमने सी पे डाला और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो देखो यहाँ पे कहां पे कटी, एक दूसरे से इस पॉइंट पे कटी, यानी यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये देखो यहाँ पे अपन प्रतिबिंब बना देते हैं, मार्क कर देते हैं उसको ए डैश बी डैश। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। एक और लाइट अगर आप लेना चाहो तो ले लो, वैसे तो नहीं लोगे तो चल तो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे आप चाहो तो एक सी से भी पास करवा सकते हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको आप स्किप कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए यू वी और एफ में रिलेशन, पर उससे पहले यू वी एफ मार्क तो कर दे कि है कौन कौन से। तो ये वस्तु है बच्चों, इसकी जो पोल से दूरी है, ये देखो ये वाली, यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यू। ये हमारे पास हो गया यू, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया यू, ठीक है ना। ये वाली जो दूरी है ए से पी तक की दूरी को अपन क्या बोल रहे हैं, यू। उसके बाद बच्चों यहां पे जो प्रतिबिंब बना यानी ए डैश से पी तक की दूरी, इसको अपन बोल रहे हैं वी। और ये जो मुख्य फोकस था ना, इसकी जो पी से दूरी यानी एफ की जो पी से दूरी है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये तीनों दूरी अपन ने लिख दी है। ये हमारा एच, ये हमारा एच डैश, छोटा बन रहा है, साफ दिख रहा है। अब अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि अपने को यू में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर अपन यूज करेंगे बच्चों त्रिभुजों की समरूपता का। अब त्रिभुजों की समरूपता क्लास 10th में सब पढ़कर आए हो, पता ही होगा सबको। सिमिलैरिटी जिसको अपन बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के अंदर अब समरूपता प्रूफ करने के लिए आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, उसमें सबसे आसान रूल होता है डबल ए, यानी कोण कोण का नियम। तो यहां पे अपन वही करने वाले, यहां हम 2 त्रिभुज लेंगे और 2 त्रिभुज में कोण कोण का यूज करके दोनों को क्या बता देंगे, समरूप। और वो कौन कौन से 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज अपन लेने वाले हैं ए
बी पी। कौन सा वाला त्रिभुज? एबीपी। एबीपी कौन सा है? एबीपी न्यूज। ये देखो, ये रहा हमारे पास त्रिभुज, ये रहा, ये देखो, है ना, जो वस्तु के साथ एक त्रिभुज बनना है ना पोल तक, वो। इसी के साथ एक और त्रिभुज लेंगे बच्चों। एक और त्रिभुज अपन कौन सा लेंगे बच्चों? अब जिसमें प्रतिबिंब बन रहा हो। अब प्रतिबिंब किसमें बन रहा है बच्चों? ए डैश, बी डैश और पी में। ऑर्डर का ध्यान रखना है। आप सब जानते हो, बचपन से पढ़ा होगा आपने कि जब अपन समरूपता या फिर सर्वांग समता प्रूफ करते तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। ये त्रिभुज कौन सा है? ए डैश, बी डैश, पी। ठीक है, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो देखो, ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का है। तो पहली चीज तो हो गई, एंगल ए बराबर एंगल ए डैश। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, अभी आपको मैंने बताया ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमने नियम पढ़े थे ऐसा। तो इस कोण को चलो मार्क कर देते हैं आई, और इसको मार्क कर देते हैं आर। आई किसके बराबर हो गया? आर के। ठीक है, नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियमों से। लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ प्रूफ भी करके वहां पे आने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली लिखते हैं ना। आप बुक्स में देखोगे तो ऐसा कोई समरूपता प्रूफ भी करके नहीं बताते। ठीक है, हमने तो फिर भी 2 स्टेप ज्यादा लिख दिए। तो इस और इस त्रिभुज की समरूपता अपन ने प्रूफ कर दी। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर है। अब सिमिलर है यानी समरूप है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसकी भुजा कौन सी है? ए बी, ऊंचाई वाली। और इसकी भुजा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए डैश बी डैश। इसकी दूसरी भुजा देखते हैं इस वाले त्रिभुज की। इसकी दूसरी भुजा है बच्चों एपी। दिख रही होगी, आएगा सबको एपी, बड़ा वाला त्रिभुज जो है। और छोटे वाले त्रिभुज की क्या बच्चों? ए डैश पी। तो ये ए डैश में, ये हमें मिल गई समीकरण ए डैश पी। ये हमें मिल गई पहली समीकरण। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो एपी का मतलब तो समझ आ रहा है, यू के इक्वल है। ए डैश पी डैश का मतलब भी समझ आ रहा है, वी के इक्वल है। लेकिन एफ कैसे लाऊं? अब एफ भी तो चाहिए होगा मेरे को। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस एफ के लिए एक और त्रिभुज लेने वाला हूं। ठीक है, अब वो त्रिभुज मैं कौन सा लूंगा मैं आपको बता देता हूं। और वो त्रिभुज बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वो ये है कि मुझे इस बिंदु से, जहां पे इससे टकरा रहा है, इसको इसी और उससे बना देते हैं कलर से। कौन सा कलर ले? चलो येलो ले लेते हैं। तो यहां से अपन इस बिंदु को मार्क कर देते हैं बच्चों एम। तो एम से मैं क्या करने वाला हूं? इस लाइन के ऊपर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर एक लंब डालने वाला हूं। तो ये लंब ऐसा कुछ गिरेगा, ये गिर गया नीचे से। जहां गिरा उसको अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों? एम, एन। तो एम बिंदु से मैंने एन, इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला है, जो कि कहां पे गिर रहा है? एन पे गिर रहा है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया डायग्राम, तो मैं नीचे इसको बना देता हूं। कुछ इस तरीके का है। ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, और इसका रिलेशन में किसके साथ देखने वाला हूं बच्चों? ए डैश बी डैश के साथ, ये ए डैश बी डैश के साथ। आई होप सबको दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए, इन दोनों को भी अपन समरूप प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, एक ही ऐसे कोण है और उसके ऊपर ऐसे ये वाले जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और क्योंकि लंबा डाला तो 90 डिग्री, ये प्रतिबिंब बना तो भी 90 डिग्री। तो दो कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज सर्वसम। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसी प्रकार, है ना। इसी प्रकार करके लिख देते हैं, इसी प्रकार, है ना। बहुत आलसी हम लोग, इतना नहीं लिखा जाता, तो हमने लिख दिया इसी प्रकार त्रिभुज। अब त्रिभुज में ऑर्डर का ध्यान रखना। अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों ए डैश बी डैश और एक और क्या हमारे पास एफ, है ना। पीछे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ए डैश बी डैश एफ। देखो यहां से स्टार्ट करा है, ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ पे एन से स्टार्ट होगा, एन एम एफ। यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये समरूप हो गए एन एम एफ के। अगर वही सेम लॉजिक, अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बच्चों मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, मतलब एन एम एफ को पहले लिख रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ को मैं पीछे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेंज करा है, मतलब पहले इस त्रिभुज को फिर उस त्रिभुज को। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश एफ। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब मैं इस त्रिभुज का, ये पहले भाई मुझे एन एम भुजा चाहिए ना, एन एम भुजा लूंगा, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश लूंगा। एक्चुअली क्या करना है, मुझे ऐसा एक और पार्ट चाहिए होगा, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आएगा भाई आपको। चलो, अगर मैंने ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप बता रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एन, यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश। तो लिखे अपन एम एन और नीचे अपन लिखेंगे ए डैश बी डैश।
बराबर, यहां देखो बच्चों, अगर एनएम लिया है तो इसकी भुजा कौन सी हो गई, यहां से स्टार्ट करें अगर अपन एफ एन, तो अपन लिख देते हैं यहां पे एफ एन, और वहां पे कौन सी होगी इस त्रिभुज में, देखिए एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है एक समीकरण तो ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई, ए डैश बी डैश तो मैच कर रहा है लेकिन ए बी वाला पार्ट नहीं मैच नहीं कर रहा, यहां पे ए बी आ रहा है वहां पे एनएम आ रहा है, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबरी तो होगी, ए बी एनएम के इक्वल है, यही तो हम चाहते थे, इसलिए तो मैंने ट्राइंगल की जो पोजीशन है उसको चेंज करा ताकि मुझे फिर वहां पे उनका उल्टा ना करना पड़े, व्युत्क्रम ना करना पड़े। तो बच्चों यहां पे अपन लिखेंगे, देखो जो हमारा एनएम है वो किसके बराबर होगा, ए बी के, तो अपन यहां पे लिख देते हैं, साफ साफ दिख ही रहा है, एनएम जो है वो किसके बराबर है, ए बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण वस्तु से निकली थी वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर है तो कहीं भी उनके बीच की दूरी लो हमेशा बराबर आएगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपॉन एफ ए डैश, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। क्योंकि समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, देख लीजिए इसका लेफ्ट और उसका भी लेफ्ट दोनों क्या है, सेम है, तो समीकरण 1 और 2 की अपन क्या कर देते हैं, तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की अगर हम तुलना करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होना चाहिए। राइट वाला कौन है, ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी, और यहां पे कितना है, एफ एन अपॉन एफ ए डैश, ठीक है। अब बस वैल्यूज रखनी और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो बच्चों एपी क्या है, देखो ये रहा, अरे हम आगे चले गए ज्यादा, है ना। एपी, एपी हमारा क्या है, देखो यू, तो यहां पे अपन लिखेंगे, यहां लिख देते चलो, एपी हमारा क्या बच्चों, यू, लेकिन क्योंकि लेफ्ट में है, बाएं पक्ष की तरफ है, तो माइनस का यू, फिर ए डैश पी और चाहिए वहां पे, तो बच्चों ए डैश पी देखो ये रहा, वो क्या हमारा वी, लेकिन प्रॉब्लम क्या भाई कि ए डैश पी जो वो भी कहां पे, लेफ्ट में है, तो इसका मतलब इसको भी कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। अब एक प्रॉब्लम समझाता हूं जो मैं आपको बोल रहा था, एफ एन तो ठीक नहीं है, एफ ए डैश तो ठीक है, चलो एफ ए डैश का मतलब हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। अब ये एफ एन का मतलब क्या करूं, क्योंकि सारी दूरियां तो पी से मापी जाती है और एन और पी तो एक बिंदु पे है ही नहीं, तो यहां पे अपन एक छोटे से assumption का और यूज करेंगे। हमने बोला भाई ये हमारा जो अपन दर्पण ले रहे हैं उस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मतलब छोटा सा अपन ने दर्पण लिया, उस दिन आपको बताया था ना, बहुत छोटा सा था, तो प्रकाश किरणें ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगी, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया में जा पाएगी। तो अगर प्रकाश किरण अगर यहां पे भी गई है, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी है, जब आप लंब डालोगे तो वो लगभग किसके ऊपर जाके गिरेगा, वो बहुत क्लोज होगा किसके, पी के। तो मान लेंगे एन और पी क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो अपन यहां पे लिख देते हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है एवं प्रकाश मुख्य अक्ष के समीप है, अतः एन व पी एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है ना, काफी पास हैं तो एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही पॉइंट पे बच्चों, तो एफ एन को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ पी से, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है, सारी दूरियां पी से मेजर होती है, ये भाई सब एन आ गए बीच में, अपन यहां पे लिख देंगे एफ एन का लगभग मान किसके बराबर है, एफ पी के। बस ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंज था, ये अपने को साइड में लिखना है और इसी के बेसिस पे अपन लिखेंगे एफ पी किसके बराबर है, एफ ए डैश के। तो हमारा रिलेशन आ गया ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश, ठीक है। वापस पीछे आ जाते हैं, तो देखो बच्चों अब एफ पी के जो वैल्यू हमारे पास, एफ पी ये हमारे पास फोकस है, मुख्य फोकस पे हमारे पास हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। और देखो यहां हम इसको हटाते हैं, तो यहां देखो कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ए डैश पी,
ये a डैश p हमारे पास क्या है बच्चों, v, और ये वाली जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हमारे पास f। तो अगर मुझे a डैश f निकालना है, a डैश f देखो किसके बराबर है, a डैश f बराबर है a डैश p में से आप क्या माइनस करोगे, हमारा fp, और a डैश p क्या है, a डैश p हमारे पास v, और a डैश p क्या हमारे पास f, क्योंकि ये लेफ्ट में है इसलिए पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब ध्यान रखना ये पूरी एक वैल्यू है तो उसको पूरा नेगेटिव बनाने के लिए माइनस का साइन कहां लगेगा बच्चों, आगे की तरफ लगेगा। ऐसे नहीं आप v के आगे माइनस लगा दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी रिलेशन में, ठीक है। तो ये चारों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको बस उस रिलेशन में अपने को रखना है। तो देखो यहां हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आएगा u, यहाँ v नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का f, और यहाँ आ रहा है माइनस का v माइनस f, ठीक है। माइनस से माइनस मर गया, माइनस से माइनस मर गया। इसको हम करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, इधर इधर, तो क्या हमारे पास u v माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ, तो u v माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। लेकिन रिलेशन तो अभी भी वो नहीं मिल रहा जो चाहिए, वहां पे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, पढ़ रखा होगा सबने। तो बस क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन निकालने के लिए दिख रहा होगा वैसे तो, कई बच्चों के दिमाग में हिंट तो आई गई होगी कि क्या करना है अपने को यहां पर uvf से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, तो अपन क्या करने वाले यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद यहां है कहानी, ठीक है। तो इस दोनों और uvf से डिवाइड भाग देने पर, दोनों और uvf से भाग देने पर, ठीक है। दिया तो देखो क्या मिलेगा, uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf। देखो बच्चों ये हमारा uv से uv कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, और v से v कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया। तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। इसको उधर ले जाओ, 1/f किसके इक्वल आया बच्चों, 1/u प्लस 1/v। आई होप सबको याद होगा, यही दर्पण सूत्र होता था। यहां पे अपन एक कंक्लूजन पे आने के रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,